वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी यूजीसी नेट लॉ की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, दैट इज ओम्बड्समैन। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि ओम्बड्समैन होता क्या है। इट इज एन इंडिविजुअल अथॉरिटी, एक ऐसी अथॉरिटी जो चेक रखने के लिए लेजिस्लेचर के ऊपर, हमारी पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर चेक रखने के लिए बनाई गई है, वेयर सिटीजन्स कैन सीक रिड्रेसल विदाउट फॉलोइंग द चैम्बर, द पैटर्न, द पाथ गोइंग टूवर्ड्स कोर्ट। कोर्ट ना जाते हुए, इतने लंबे चौड़े प्रोसेस को फॉलो ना करते हुए, जो सीधा सा पाथ हमें हमारी किसी भी पब्लिक अथॉरिटी की कंप्लेंट को रिड्रेस करने की तरफ लेकर जाता है, उसको हम कहते हैं ओम्बड्समैन। आइए इसकी डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। An ombudsman is an independent official appointed to investigate, address complaints from individuals regarding maladministration, injustice, or violation by rights by public authority and institutions। मतलब एक ऐसी इंडिपेंडेंट ऑफिशियल अथॉरिटी जो कि बनाई गई है, अपॉइंट करी गई है टू इन्वेस्टिगेट एंड एड्रेस कंप्लेंट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स रिगार्डिंग मैल एडमिनिस्ट्रेशन, इनजस्टिस एंड वायलेशन ऑफ राइट्स। वायलेशन ऑफ राइट्स किसके थ्रू? बाय पब्लिक अथॉरिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। The is to ensure that government actions are conducted fairly, किस through से? Fairly, transparently, in accordance with the law. They provide a mechanism for citizens to seek redress without going to court. ये एक बेसिक कंसेप्ट है ओम्बड्समैन का। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया हो कि ओम्बड्समैन एक्चुअली होता क्या है। जो इसका कंसेप्ट है वो ओरिजिनेट हुआ था स्वीडन के अंदर 1809 में बाय रिक्सडाग एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट ओम्बड्समैन, स्वीडिश पार्लियामेंट। रिक्सडाग, द फर्स्ट ओम्बड्समैन नोन एज जेओ। वैसे इसका पूरा नाम ये है, आप लोग स्पेलिंग लर्न कर लीजिए। To oversee the activities of public authorities and ensure that they adhere to the law. The term ombudsman itself is of Swedish origin. It is of Swedish origin, meaning representative or agent. तो फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ओम्बड्समैन के बारे में पता चले हैं, which are very important to deal with the MCQs if they are asked from this particular topic. I hope आपके साथ साथ सारे MCQs नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले हम स्वीडिश ओम्बड्समैन की बात करने वाले हैं। जेओ या फिर पार्लियामेंट्री ओम्बड्समैन जिसे कहा जाता है, which was established in 1809। ये याद रखना बहुत जरूरी है। Also, this was the first ombudsman। First type. The JO is responsible for ensuring that public authorities and their staff comply with laws and regulation। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? 4 पार्लियामेंट्री ओम्बड्समैन होते हैं। 4 में से 1 is your chief parliamentary ombudsman and the rest 3 are parliamentary ombudsman. Okay, appointed by the parliament for a 4-year term। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। Which can be renewed। renew भी करा जा सकता है इसे। One of the ombudsman is designated as the chief parliamentary ombudsman who oversees the administration and allocates the area of responsibility among the ombudsman। Source of authority, authority कहाँ से मिलती है इनको? Swedish constitution से, derived from the instrument of government which is part of Swedish constitution। The ombudsman operate independently from the government to ensure impartiality and fairness। इलेक्शन और क्वालिफिकेशन किस तरीके से होता है? इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स typically have legal expertise, integrity
and commitment to public services. The ombudsman serve fixed terms and can be appointed. Legislation यहाँ पे हमें already पता है, instrument of government. चलिए नेक्स्ट इसके पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक बार देख लेते हैं. पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? इन्वेस्टिगेट करना कंप्लेंट्स को, बेसिक है ये, इस चीज के लिए तो हमने इसको अपॉइंट करा है. उसके बाद एक्सेस इंफॉर्मेशन जो जो चाहिए इनको, विटनेसेस को भी सम्मन कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं. कंडक्ट हियरिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं. मेक रिकमेंडेशंस एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म एंड प्रपोज डिसिप्लिनरी एक्शंस. ये इसके पावर और फंक्शंस हैं. चलो नेक्स्ट देखते हैं. यूके की बात करते हैं अब हम. The UK has several ombudsmen, each covering different sectors to ensure fairness and accountability. These ombudsmen are independent, impartial, and free to use, providing a mechanism for individuals to seek redress without resorting to legal action. यहाँ पे source of authority क्या है? Comes from the legislation and statutory instruments. क्या क्या? जैसे कि the Parliamentary Commissioner Act 1967 established the Parliamentary Ombudsman. Various other acts govern the functions of sector-specific ombudsman. Election and qualification. इनकी qualification क्या है? इनको appoint करती है typically by the government or independent bodies. Candidates are usually selected based on their expertise, integrity, and commitment to public service. Legislation हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सिस्टम इन द यूके इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू वेरियस पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन सच एज पार्लियामेंट्री कमिश्नर एक्ट 1967. हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये. चलिए नेक्स्ट. यहाँ पे हम लोगों को टाइप्स ऑफ ओम्बड्समैन यूके में और कौन कौन से हैं वो देखना है. ऑल यू नीड टू रिमेंबर हियर are the names of the ombudsman and the specific sector they adhere to. सबसे पहला पार्लियामेंट्री एंड हेल्थ सेक्टर है. इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेंट अबाउट यूके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड नेशनल हेल्थ सर्विसेज. यूके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड नेशनल हेल्थ सर्विसेज इन इंग्लैंड. फाइनेंशियल ओम्बड्समैन सर्विस रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन कंज्यूमर्स and business providing financial services. Energy ombudsman handles complaint about gas and electricity. सिर्फ ये जो key points जो underline हो रहे हैं उनको साथ साथ लिख लीजिए. Communication ombudsman deals with the complaints about phone and internet providers. Local government and social care ombudsman investigates complaint about local authorities and social care providers. Housing Ombudsman Service address complaints about housing associations and landlords. Or legal ombudsman resolve complaints about lawyers and law firms. I hope आपको ये चीजें clear हो गई होंगी. Powers and responsibilities इनकी again the same one. Investigate complaints. अच्छा यहाँ पे make recommendations to organization to resolve complaints and improve services. Public criticism यहाँ पर भी आता है and provide redress. चलिए नेक्स्ट. इंडिया का अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आप जो एग्जाम दे रहे हैं वो इंडिया के अंदर दे रहे हैं. सो इंडिया का ओम्बड्समैन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. अदर और इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज. ठीक है, इंडिया की बात करते हैं. यहाँ पे हमारे पास दो होते हैं, एक लोकपाल और एक लोकायुक्ता. लोकपाल आपका सेंट्रल लेवल पे आता है, लोकायुक्ता आपका स्टेट लेवल पे आता है. दोनों की पावर सिमिलर होती है, बस जो एरिया है वो डिफर करता है. आगे बढ़ते हैं. लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 एस्टैब्लिश करा था जिसने ये दोनों इंस्टीट्यूशंस को. इसका स्ट्रक्चर क्या है? लोकपाल आपका सेंट्रल एंटी करप्शन अथॉरिटी है, करप्शन की रिगार्डिंग में है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स एट सेंट्रल लेवल. और लोकायुक्ता ईच स्टेट हैज इट्स ओन लोकायुक्ता व्हिच जिसके फंक्शंस जो होते हैं वो सेम होते हैं जो कि लोकपाल के होते हैं. सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहां से डिराइव करते हैं? हमारे एक्ट से, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 से. इलेक्शन और क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या होती है? सिलेक्शन कमेटी होती है. यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी
आपने देखा होगा स्वीडन के अंदर और यूके में कोई कमिटी नहीं है, गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है वहां पे ओम्बड्समैन, पर यहाँ सिलेक्शन कमिटी होती है कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, the chief justice of India or a judge of Supreme Court nominated by chief justice, the Lok Sabha speaker and an eminent jurist, candidates with integrity, expertise in law and commitment to public service. पहले आ रहे हैं हमारे पीएम, उसके बाद आ रहे हैं हमारे सीजेआई या फिर एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि सीजेआई की रिकमेंडेशन पे आ रहे हैं, एंड देन आ रहे हैं हमारे लोकसभा के स्पीकर। सो इन सबको मिला के और साथ में एक जूरिस्ट भी है, प्लस वन एमिनेंट जूरिस्ट, ये चार जने मिला के एक कमिटी को फॉर्म करते हैं जो कि यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्ता के लिए अपॉइंटमेंट्स करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे लेजिस्लेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिव कंप्लेंट्स पता है हमें, विटनेस को सम्मन कर सकते हैं ये लोग, उसके बाद रिकमेंडेड एक्शंस हो सकते हैं इनके, फिर प्रोवाइड रिड्रेसल। अच्छा, कुछ और अथॉरिटीज, कुछ और ओम्बड्समैन भी हैं इंडिया के अंदर कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, एक बार उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारी आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ये क्वेश्चन आपसे इसके बारे में पूछा जा चुका है, नॉट अंडर द टॉपिक ऑफ सीपीएल बट लॉ के अंदर जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्लीज इस स्कीम के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। Launched in 2021, this scheme integrates three previous ombudsman schemes: the Banking Ombudsman Scheme 2006, the Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies 2018, and the Ombudsman Scheme for Digital Transactions 2019. It provides a unified platform for addressing complaints related to deficiencies in services rendered by RBI regulated entities such as bank, NBFCs and digital payment providers. फिर आता है आपका इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, established under the Insurance Ombudsman Act 2017. This scheme helps resolve disputes between policyholders and insurance companies. उसके बाद आता है आपका इनकम टैक्स ओम्बड्समैन। इनकम टैक्स ओम्बड्समैन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एड्रेस grievances related to income tax matter। और फिर आता है लास्ट आपका पेंशन ओम्बड्समैन, helps to resolve disputes related to pension schemes managed by the Pension Fund Regulatory and Development Authority. It aims to provide a fair and efficient mechanism for addressing grievances of pensioners. यहाँ पे हमारा ओम्बड्समैन का टॉपिक खत्म होता है, इससे ज्यादा इसके अंदर पढ़ने के लिए कुछ नहीं है और आपके लिए जरूरी भी नहीं है, बिकॉज अगेन यू डू नॉट हैव टू राइट अ रिसर्च पेपर और थीसिस, यू हैव टू क्लियर योर यूजीसी नेट एग्जाम। आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इफ यू स्टिल हैव डाउट्स प्लीज लीव देम इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल एडर टू देम। टिल देन कीप up your good work, hard work and all the very best. Thank you.